नमस्कार मित्रों, इनकम टैक्स बिल 2025 का डिस्कशन आगे ले जाते हुए आज हम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी क्लॉज 2 डेफिनेशंस पे डिस्कशन करेंगे। मित्रों, क्लॉज 2 में वैसे तो 112 डेफिनेशंस है, पर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जिसको डिस्कस करना इधर ज़रूरी है। तो आज हम क्लॉज 2(5) एग्रीकल्चर इनकम पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है? तो क्लॉज ए कहता है कि किसी भी तरह का किराया या इनकम भारत देश की कोई भी जमीन जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है उसमें से अगर आता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्लॉज बी क्या कहता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम जो भी करें और उसमें से जो भी आवक का हम संपादन करते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। हमारे खेडूत जो मेहनत करके प्रोड्यूस कर खड़ा करते हैं, या तो वो जो भी एग्रीकल्चर लैंड के ओनर है उसको किराया देते हैं, तो वो मेहनत करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस करने के बाद पैदा होता है उसको मार्केट में जाके वो बेचते हैं, और जो इनकम उनको जनरेट होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो हमारे जो खेडूत जमीन में सीधा कोई पाक उगाते हैं और सीधा खेती की जमीन से वो बिना प्रोसेस किया हुआ कोई भी माल अगर बेच देते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्लॉज सी क्या कहता है? तो क्लॉज सी कहता है कि कोई भी तरह का मकान एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ है, उसके जो एरिया में सरकमफरेंस में आया हुआ है, उसमें से अगर कोई भी किराए की इनकम या किसी भी तरह की इनकम जनरेट होती है उस मकान में से, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और अगर कोई भी मकान जो एग्रीकल्चर लैंड पे आया हुआ है उसको हम एज अ ड्वेलिंग हाउस यानी कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एज अ आउट बिल्डिंग यानी कि उसको जमीन पे नहीं जुड़ा हुआ होता पर जैसे शेड है या ग्रीन हाउस है, ऐसा किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन है जिसमें से आवक संपादन होता है, या आउट बिल्डिंग या स्टोरेज जो भी फार्म प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए किसी बिल्डिंग का यूज होता है, ऐसे कोई भी बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ है उसमें से कोई अगर इनकम होती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्लॉज डी क्या कहता है? नर्सरी में कोई भी सैपलिंग्स होता है या कोई सीडलिंग्स होता है और नर्सरी में से उसको सेल किया जाता है, तो नर्सरी को जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फ्रेंड्स, ये क्लॉज नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस बिल में, जिसमें नर्सरी की जो इनकम है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में गिना गया है। तो एग्रीकल्चर इनकम किसको नहीं मानेंगे? विच आर द इनकम विच शैल नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम? तो अगर कोई बिल्डिंग प्योरली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस या फिर कोई बिजनेस और प्रोफेशन ऐसा है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह की कोई भी अगर इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में उसका समावेश नहीं होता है। या फिर एनी टाइप ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ लैंड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्लॉज 2(6) इज द डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन। तो अमालगमेशन किसको कहते हैं? तो इन केस ऑफ कंपनीज, अगर एक या एक से ज्यादा कंपनीज कोई दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, या फिर एक या एक से ज्यादा कंपनीज इकट्ठी होके कोई नई कंपनी बनाती है, तो उस प्रोसेस को अमालगमेशन कहा जाता है। जो कंपनी या ज्यादा कंपनी जिसमें मर्ज हो जाती है, तो ऐसी कंपनी जिसका अस्तित्व नहीं रहता है उसको अमालगमेटिंग कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी का अस्तित्व अमालगमेशन के बाद रहता है, या जो कंपनी अमालगमेशन के बाद नई उभर के आती है, उसको अमालगमेटेड कंपनी कहा जाता है। तो अमालगमेशन में
ऐसा है कि जो भी अमालगमेटिंग कंपनी की प्रॉपर्टी है, लायबिलिटीज है, वो सब व्हेन द प्रोसेस ऑफ अमालगमेशन स्टार्ट्स, वो अमालगमेटेड कंपनी की कहलाई जाती है। अमालगमेशन की प्रोसेस में अमालगमेटिंग कंपनी के 3/4 से ज्यादा शेयर होल्डर्स अमालगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इसमें एक्सेप्शन भी है कि किस प्रोसेस को अमालगमेशन नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी परचेस करती है तो उस प्रोसेस को अमालगमेशन नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोसेस चालू करती है, मींस वाइंडिंग अप की प्रोसेस से उसके एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू होते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी कंपनी को वाइंडिंग अप कंपनी के एसेट्स आते हैं तो उस प्रोसेस को अमालगमेशन की डेफिनेशन में जगह नहीं मिलेगी। क्लॉज 211 एसएसी। फ्रेंड्स, एसएसी की डेफिनेशन इस बिल में बहुत ही वाइड दी गई है। तो क्या कहती है एसएसी की डेफिनेशन? अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। किसी भी तरह का टैक्स या किसी भी तरह का सम अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर्सन को देने का बनता है, पर्सन इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनीज, ट्रस्ट, एनी काइंड ऑफ पर्सन, देन ही विल बी टर्म एज एसएससी। तो वो किस चीज के लिए लायबल होगा टैक्स भरने के लिए? तो उसमें असेसमेंट ऑफ इनकम भी आ जाता है, लॉस भी आ जाता है, और अगर कोई रिफंड भी ड्यू है तो वो भी उसकी डेफिनेशन में आ जाता है। अगर कोई दूसरे की इनकम के लिए भी अगर एसएससी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है तो भी वो एसएससी की डेफिनेशन में आएगा। 1961 के एक्ट में अगर माइनर चिल्ड्रन हो की कोई भी इनकम होती थी तो वो हायर इनकम जनरेट करने वाले पेरेंट के रिटर्न में ऐड होती थी। तो ये कंसेप्ट इधर भी लागू होता है। तो अगर माइनर की इनकम है तो वो पेरेंट की इनकम में ऐड होके पेरेंट इज लायबल टू पे द टैक्स। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी in default, that is covered in the definition of SSC, and every person who is deemed to be an SSC is considered in SSC's definition.